में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और वीकली एक्सपायरी रात नहीं मंगलवार का दिन है, तो वीकली एक्सपायरी का है, लेकिन हाँ वीकली एक्सपायरी कल है क्योंकि परसों के दिन छुट्टी है। तो वीकली एक्सपायरी से एक दिन पहले आप ये मान लीजिए कि मार्केट्स के अंदर आज थोड़ा सा चॉपी सेशन रहा। फर्स्ट हाफ तेज और ऑब्वियस ही बात है, जो 18,200 का जो आप रेजिस्टेंस फेस करने की बात कर रहे हैं, हम जो बहुत दिन से सोच रहे थे 18,200 पे जाके अटकेगा, वही हुआ। आज 18,200 पहुंचे और वहाँ पर बिकवाली शुरू हो गई इंडेक्स में, और नीचे वही 17,790। तो जब तक 18,200 के ऊपर कंफर्टेबली मार्केट क्लोज नहीं हो रहा, तब तक आप यही मान के चलिए कि इसी रेंज के अंदर इंडेक्स ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ेगा। रेंज बाउंड ट्रेड है, स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ है और न्यूज़ का इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक का मतलब ऐसा हुआ कि मारुति के नंबर्स अच्छे आए, वो चला। टाटा कम्युनिकेशन के नंबर भी अच्छे आए, क्यों उनके थोड़े वीक थे, जो टूटा। उसके अलावा बाकी जिनके नंबर्स अच्छे आ रहे हैं वहाँ पे रिएक्शन स्ट्रांगली आ रहा है। अल्ट्राटेक का नीचे खुला, फिर वापस रिकवरी आते हुए दिखाई पड़ी। सो लाइकवाइज जहाँ पर अच्छे नंबर हैं रिएक्शन है, जहाँ पर नहीं है वहाँ प्रेशर है। ग्लैंड फार्मा टूट गया नंबर्स के बाद आज। इसके अलावा जेंसार टेक चल गया नंबर्स के बाद। आईटी में तो वैसे ही बाइंग चली रही है। टीसीएस 3500 रुपये हो गया, डिविडेंड को और जोड़ दें तो इस तरह से तेज़ी स्टॉक्स के अंदर देखने को मिल रही है। आईटी में अच्छा पुल बैक है, बाकी स्टॉक्स पर सपोर्ट कर रहे हैं। लाइकवाइज मिड कैप आज प्रेशर में था, स्मॉल कैप में थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को मिला। निफ्टी बैंक आज प्रेशर के अंदर कामकाज कर रहा था, हालांकि तेज़ी में थे शुरुआत में, लेकिन बाद में 1/4% के आसपास की गिरावट साथ बंद हुआ। 18,118 ये वो जोन है जहाँ पे निफ्टी क्लोज होता हुआ दिखाई पड़ा। तो ओवरऑल मोमेंटम बेस्ड स्टॉक, इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज जिसको मार्केट पिक कर रही है, जिसके दम पर खरीदारी अब इक्वाली स्टॉक्स में आते हुए दिखाई पड़ रही है। आज सूला वाइन यार्ड प्रेशर में आया, वो 6-7% टूट के बंद हुआ, क्योंकि वो ऑब्वियसली इसमें कंसर्न्स तो थे ही, लेकिन माने या ना माने स्ट्रीट बात की बात है, लेकिन जो है वो है। और लाइकवाइज आज मूव देखने को मिला। डिलीवरी में कल जो मूव था वो आज वापस प्रेशर में आ गया, फिजल आउट हो गई तेज़ी। सो ये नए आईपीओस के अंदर प्रेशर तो ऑलरेडी चल ही रहा है। आज पीवीआर तेज़ी में था, वो मूवीज रिलीज़ होने वाली है, उससे ठीक पहले यहाँ पे बाइंग है। तो ऐसे करके ट्रिगर अलग अलग बन रहे हैं और इन ट्रिगर्स को मार्केट देख रहा है, जिसके दम पर स्टॉक स्पेसिफिक मूव बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सीधे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करता हूँ और कुछ सवालों को शामिल कर लेता हूँ। सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आया है उसमें है, टुडे यू टॉक टू रूट मोबाइल मैनेजमेंट, सो अकॉर्डिंग टू यू इज इट गुड स्टॉक टू ऐड इन माय लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो? दास सर, ये बात सही है। रूट मोबाइल की मैनेजमेंट से मैंने बात की। मैं थोड़ा सा मतलब उनकी कमेंट्री अच्छी थी, मार्जिन भी अच्छे हैं और क्लाइंट सपोर्ट भी है, बट मतलब मैं उस सब्जेक्ट के लिए थोड़ा सा मतलब कंफर्टेबल भी नहीं हूँ और कॉम्पिटेंट भी नहीं हूँ, तो इसलिए मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर पाऊँगा। मैं रूट मोबाइल को यूजुअली अवॉइड करता हूँ, इसीलिए मतलब ये नहीं कहूँगा कि कंपनी ख़राब है, कंपनी अच्छी है, सब बढ़िया है, लेकिन मुझे उसका बिज़नेस समझ में नहीं आता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा अवॉइड ही करना चाहूँगा। आप कोई ज़्यादा बेहतर जानकार को ढूंढ कर बात करते हो, मतलब किसी और बेहतर आदमी को, जानकार तो क्या ही, लेकिन आप किसी और तरह से इसको रीड करिए, वो ज़्यादा बेटर है। 2-3 चीज़ें आपको मैं ज़रूर समझा दूँ, जो हर चीज़ हर कंपनी के लिए कॉमन होती है। कॉमन चीज़ों में आपको जो चीज़ें हमेशा ध्यान रखनी है वो है ग्रोइंग प्रॉफिट, चाहे किसी भी कंपनी का हो, वो XYZ किसी भी धंधे में हो, वो बहुत ही अच्छे से धंधे में हो या बहुत ही बुरे से धंधे में हो, अगर उसका मुनाफा नहीं तो किसी काम का नहीं। वो कंपनी है कि एग्जिस्टेंस ही क्यों है उसकी, क्योंकि मुनाफा नहीं है तो किसके लिए एग्जिस्टेंस है उसकी? हमारे लिए तो नहीं है, आपके लिए भी नहीं होगी, फिर ओनर के लिए है तो बात अलग है, लेकिन बिना प्रॉफिट की कोई कंपनी एग्जिस्टेंस ही क्यों होती है? दूसरा, डिविडेंड। डिविडेंड शेयर होल्डर्स को मिलता है, शेयर होल्डर में सबसे बड़ा शेयर होल्डर कंपनी प्रमोटर ही होता है, तो अगर उसको डिविडेंड नहीं मिल रहा तो फिर क्या फ़ायदा डिविडेंड का भी? सो प्रॉफिट होगा तभी डिविडेंड होगा। चलिए डिविडेंड नहीं भी आ रहा है तो फ्लो बैक होगा धंधे के अंदर, तो कैपेक्स होगा, ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन होगा, वो भी नहीं हो रहा है तो बायबैक होगा, कैश इकट्ठा हो रहा होगा अपनी वॉर चेस्ट के लिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है अगर, तो फिर एक्चुअल में धंधा नहीं है। लेकिन और वन ऑफ कोई एक क्लाइंट पे डिपेंडेंसी हो तो थोड़ा रिस्की होता है। रूट के केस में 2-3 चीज़ें बहुत अच्छी हैं कि एक तो ये कंपनी यूएस बिजनेस में है, डोमेस्टिक बिजनेस का नहीं है ज़्यादा, यूएस बिजनेस में ज़्यादा कामकाज है, और ये आईटी में भी नहीं आते हैं, और इन्होंने बात साफ भी कर दी, क्लाइंट स्पेंडिंग को लेकर कोई ऐसा इशू हो नहीं रहा है। सो बस एक ही कंसर्न है कि चला वो बहुत है, और तानला और ये दोनों एक तरह के बिजनेस के अंदर हैं, दोनों एक दूसरे क्लाइंट चुराने में भी लगे रहते हैं। सो अदरवाइज़ एक बार को थोड़ा कंसर्न लगता है, लेकिन बेटर तो मतलब मुझे इसका ज़्यादा बहुत आइडिया है नहीं, इसलिए मैं टिप्पणी ज़्यादा कर नहीं पाऊँगा। एक क्लियर बिजनेस मुझे दिखता नहीं है, समझ में नहीं आता, तो इसलिए मेरी सीमित जानकारी और सीमित हो जाती है यहाँ के, इसलिए माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। हाँ, अब आइए सीजी पावर, सोना, बीएलडब्ल्यू, एचडीएफसी, एएमसी। सीजी पावर के नंबर मैंने देखे हैं, निक शर्मा साहब, बहुत अच्छे नंबर है, चाहे वाई हो या फिर सिक्वेंशियली हो।
वो आपको नंबर कमज़ोर ज़रूर दिखाई पड़ेंगे वाई वाई बेसिस पे, एक एडजस्टमेंट था पिछले साल इसी क्वार्टर में जिसकी वजह से वो आपको वाई वाई घटता हुआ दिखेगा, लेकिन नंबर अच्छे हैं, ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस अच्छी है। 5 रुपये की ईपीएस सामने एक क्वार्टर में, 1.25 रुपये की ईपीएस आई है, वो वाई वाई बेस की वजह से। क्यू ऑन क्यू में 1.25 रुपये से बढ़ के 1.5 रुपये के आसपास ईपीएस आई है। अच्छी कंपनी है, अच्छे नंबर है, स्टेबल प्रॉफिट दे रही है, तो ऐसा कोई रिस्क नहीं है। थोड़ा ऊपर नीचे ज़रूर करेगा 2-4 रुपया या 10-20 रुपया, लेकिन अदरवाइज़ ऐसा कोई इशू नहीं है, इस कंपनी में बने रह सकते हैं आप। दूसरा आपका नाम है सोना BLW, मतलब मोरलेस का बैड पार्ट तो आप देख चुके हो। HDFC AMC में भी अपना बैड पार्ट आप देख चुके हो मेरे ख्याल से, तो HDFC AMC को आप प्रायोरिटी में ऊपर रख सकते हो इन दोनों के कंपैरिजन में, मतलब सोना BLW के कंपैरिजन में। और ये दोनों ठीक हैं। सोना BLW का आप एटलीस्ट मोमेंटम के लिए रखना है, क्योंकि बहुत टूटा हुआ शेयर है, मोमेंटम आएगा, पिकअप करेगा, निकल जाएगा। लेकिन ये मैनेजमेंट इस मतलब कितने दिन तक इसको सस्टेनेबल वे में कैरी करती है, ये क्रूशल है। ये पहले भी ये सोना जो सोना कोयो होता था तब भी ये बिका और GTE KT के पास चला गया, और वहाँ पे GTE KT ने क्या ही है, शेयर में कोई मूव भी नहीं आता। सो इसीलिए इसको स्केप्टिकल रखिएगा, आगे कोई इक्विटी ना छूटे, आगे कोई स्टेक ना बिके, इस तरह की चीज़ें ना हो, और नंबर्स सपोर्टिव रहें, क्योंकि अभी ये नया IPO है तो कुछ कहना मुश्किल है, इसलिए एक बार को थोड़ा मैं डाउटफुल हूँ। बाकी दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसके आगे बढ़ते हैं। फ्री का शेयर बॉयलेंस रखने के लिए नई खरीदारी की और बचने के बाद फ्री के कम रेट के शेयर चले गए, तो क्या फ्री के शेयर होंगे तो वापस स्टॉक में एंट्री नहीं करनी चाहिए क्या? मैं समझा नहीं हर्षद सर आप कहना क्या चाह रहे हो, लेकिन जो मैं समझ पा रहा हूँ आप शायद ये कहना चाह रहे हो कि अगर आपके पास 100 रुपये कोई शेयर है, वो 200 रुपये हो गया, और आपने आधे शेयर बेच के अपनी कॉस्ट निकाल ली और फ्री के शेयर छोड़ दिए, तो अब वही फ्री का शेयर अगर आप नीचे लेना चाहते हो कभी, तो आप लें या ना लें, और हमेशा उसको हमेशा के लिए भूल जाएं, कुछ अगर ऐसा आप कहना चाह रहे हैं, तो सर आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए आपने 300 रुपये का आपको डीमार्ट मिला हुआ है और आज वो 3000 रुपये का है, तो वो आपके लिए फ्री के ही हैं, बिल्कुल। आप उसको छोड़ भी दोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको नया डीमार्ट लेना है तो आप किसी नए डीमार्ट अकाउंट में ले लीजिए, किसी और घर के परिवार के सदस्य के नाम पे ले लीजिए, अगर आपको लगता है कि डीमार्ट और लिया जाना चाहिए तो। किसी फाइन डे अगर आपको दोबारा डीमार्ट 700, 800, 700, 600 रुपये की रेंज में बिना एडजस्टमेंट के मिल जाए, पता नहीं, बाजार है, कुछ भी हो सकता है, कभी मिल जाए अगर, तो आप वहाँ पर ले लीजिएगा दोबारा, कोई ऐसा इशू नहीं आएगा। लेकिन फ्री के शेयर को हमेशा इसलिए मैं छुड़वा देता हूँ कि आपका कैपिटल निकल गया, और आपको अगर आप फ्री के शेयर आपने हमेशा अपने पास छोड़े भी दिए तो क्या ही दुख है, वो फ्री के ही हैं। आप ऊपर जाए या नीचे आए वहीं रहे, तो उसको आप भूल जाइए, अब नए किसी शेयर की तरफ जाइए। इंडस्ट्री में सर अच्छे शेयर हैं, और कभी कभी क्या होता है, फ्री शेयर आप मान लेते हो कि आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है, तो आप छोड़ ही दो उनको, वो सारे फ्री के ही हैं, फिर तो वो दाम कभी नहीं। अब डीमार्ट के 300 रुपये का शेयर आपके पास है और मान लीजिए 2 लॉट आपको मिले हुए हैं, तो अब वो दोबारा आपको शायद दाम ना देखने को मिले, 90% यहाँ से वैल्यू इरोड करनी पड़ेगी, तब जाके उसे वो दाम दिखेगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी एज ऑफ नाउ तो नहीं है। तो इस तरह की सिचुएशन के लिए कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, पड़े ही रहने दीजिए, और नई किसी कंपनी को देख लीजिए जो इस तरह की वैल्यू रखती हो। तो इसका चुनाव आपको खुद को करना होगा, कैसे आप लेना चाह रहे हो। बट अदरवाइज़ फ्री के शेयर रखवाने की वजह यही होती है कि आपका पोर्टफोलियो बढ़ता रहता है, कैपिटल बचता रहता है, तो आप उस हिसाब से कॉल ले लीजिए इसमें। ओके, कोलगेट 1474 को लिया है। आज तो नंबर आए वैभव जी, नंबर्स तो थोड़े वीक से ही दिख रहे थे, जिसके बाद रिएक्शन तो एकदम से बाजार ने नीचे की तरफ ही दिया था। बाकी डिटेल एक बार एक दिन का समय आप दे दीजिए, शाम तक ऑन कॉल होंगी, एनालिस्ट रिपोर्ट्स आएंगी, कल रिपोर्ट्स आ जाएंगी ब्रोकरेज हाउसेस की, उसके बाद थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा। अदरवाइज़ कंपनी तो अच्छी है ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, मल्टीनेशनल जाइंट है, अच्छा डिविडेंड भी आता है। बस वो कंसर्न इस पूरे स्पेस को लेकर एक ही उठ गया कि HUL ने रॉयल्टी बढ़ाई, नेस्ले इसलिए टूट गया, कोलगेट भी टूटना शुरू हो गया कि मल्टीनेशनल से और पेमेंट ज़्यादा ना करना पड़ जाए रॉयल्टी को लेकर। प्लस HUL का प्रेशर बहुत है क्योंकि पेप्सोडेंट उनके पास है, सो ये कंसर्न के लिए रहता है, तो थोड़ा बहुत उसकी वजह से प्रेशर। लेकिन अदरवाइज़ बहुत समय से दायरे में है, 1200, 1600, 1200, 1600 ऐसे ही घूमता है ये स्टॉक। तो जितना 1200 के करीब मिल जाए अच्छा, जितना 1600 के पास निकल जाए उतना अच्छा, तो आप इस हिसाब से इसको देख लीजिए, ज़्यादा बेटर है। वैसे कंपनी अच्छी है बट स्लो मूविंग है, क्योंकि पहले बहुत बड़ा मूविंग हो चुका है ये। ओके, और एनी न्यूज़ इन USL डाउन एवरी डे? सर अर्निंग आने वाली इसलिए शायद टूट रहा होगा, मे बी नंबर्स ख़राब की उम्मीद बाजार लगा रहा हो, या मे बी नंबरों को वीकनेस प्रिवेल करने की बातचीत हो। बट मतलब एज सच को बड़ा कुछ तो फॉल आया नहीं है, 950 रुपये का हाई है और अभी शायद 830, 820 रुपये था,
तो 120 रुपये तो फॉल है, 120 रुपये हो गया आपके हिसाब से शायद 8-10% करीब मैक्सिमम। तो ठीक है, 10% ऐसा कोई बड़ा करेक्शन तो नहीं मान रहे जिसको आप जिससे एटलीस्ट आप कॉज ऑफ कंसर्न में जाएं। यूनाइटेड स्पिरिट्स जैसे स्टॉक पे अगर आप बेट कर रहे हैं और अगर आपको स्पिरिट्स की और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पे थोड़ा बहुत ही भरोसा है तो आप लंबा बेट कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू है नहीं। क्योंकि दूसरा कोई प्लेयर ही नहीं है तो क्या ही सिचुएशन बनेगी। और जिस तरह की क्वालिटी पेपर बाज़ार में आ रहे हैं सूला एंड बाकी ऑल में, तो अंदाज़ा लगा लीजिए। मतलब आप इतना मुझे उसी टाइम समझ में आ गया था कि जब ये IPOs आने शुरू हुए थे, जितनी भी नई कंपनियों के थे, नाइका, पेटीएम, जोमेटो एंड ऑल, तब मैंने उस समय जो मेरे सीनियर थे उनसे बात बोली भी थी कि जितने इस तरह के पेपर आ रहे हैं ना ये बाज़ार में, ये आपकी क्वालिटी कंपनियों की वैल्यू और बढ़ा देंगे। क्योंकि विद टाइम आपको रियलाइज़ हो ही जाएगा ये क्वालिटी क्यों है और नॉन क्वालिटी क्यों है। तो ठीक है, अगर ऐसी कंपनियाँ आती रहेंगी तो अच्छी बात है। और कंपनियों के लिए आपको अच्छा पेपर कहाँ मिलेगा, वही पुरानी कंपनी में अच्छा पेपर मिलेगा। नया पेपर ऐसा कोई आ ही नहीं रहा जो आप देखेंगे जिसको फेयरली वैल्यूड एटलीस्ट आप मानेंगे। तो बाज़ार वैल्यू ढूंढने में कुछ साल निकाल देगा, तब तक आप अच्छी वैल्यू कहाँ ढूंढेंगे, इन्हीं में ढूंढेंगे। सो एटलीस्ट यूनाइटेड स्पिरिट्स में वो कंसर्न तो नहीं है। नंबर 1-2 क्वार्टर के ऊपर नीचे ज़रूर आते हैं, लेकिन ठीक है, ये क्वार्टर अच्छा आना चाहिए। आज नंबर आने वाले हैं तो आप नंबर को देख लीजिए, ब्रोकर हाउसेस के व्यूज़ देख लीजिए, उसके बाद कॉल लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। ओके, और बजाज फाइनेंस फिनसर्व कब रिवर्सल देगा? अभी नहीं देगा आशीष सर, क्योंकि ये उस जोन में चला गया जो एडजस्टमेंट का जोन होता है। क्योंकि ये पहले भी इसी प्लेटफॉर्म पे बोला हूँ, आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप पुराने वीडियोस देख लिए, सब पड़े हुए हैं कि बजाज फिनसर्व में कुछ समय तक कंसोलिडेशन रहेगा। क्योंकि एडजस्टमेंट के बाद जो इक्विटी छूटती है वो बाज़ार में रहती है। आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि 4 रुपये का शेयर, 4 करोड़ शेयर थे मार्केट में, 1:10 का स्प्लिट हो गया तो वो 4 करोड़ 40 करोड़ बन गए। तो 40 करोड़ शेयर जिनको मिले होंगे वो मार्केट में छोड़ने आएंगे। तो जब छोड़ने आएंगे तो सिस्टम में एकदम से फ्लो बढ़ जाएगा, फ्लो बढ़ जाएगा तो बहुत टाइम तक रहेगा। फिर उस फ्लो को कॉर्नर होना पड़ेगा, कॉर्नर होने के बाद वो चलेगा। तो इतने टाइम तक एटलीस्ट शेयर कंसोलिडेशन में रहेगा। तो कंसोलिडेशन चल रहा है, क्वालिटी में कोई इशू नहीं है इस कंपनी की, बट वो कंसोलिडेशन रहेगा। कुछ समय पहले तक ये बात सवाल, आप जो आज सवाल मुझसे पूछ रहे हैं बजाज फिनसर्व का, कुछ समय पहले यही सवाल HDFC बैंक के लिए पूछा जाता था। आज HDFC बैंक अपने नए हाइस पर पहुंच गया, 1700 रुपये पहुंच गया, 1725 का तो उसका ऑल टाइम हाई है। सो अंदाज़ा आप लगा ही लीजिए जो क्वालिटी है वो क्वालिटी क्यों है वो आपको इससे समझ में आ जाएगी। HDFC बैंक घूम फिर के वापस पहुँच ही गया ना जहाँ पहुँचना है उसको, और वो ऐसे ही चलता रहेगा स्लोली एंड स्टेडली। और इसी प्लेटफॉर्म पे मल्टीपल टाइम हर रोज़ सवाल मैंने जवाब दिए कि HDFC कब चलेगा, HDFC बैंक कब चलेगा, HDFC कब चलेगा, HDFC बैंक कब चलेगा। सो आज दोनों चल पड़े, इन्फोसिस कब चलेगा, TCS कब चलेगा, यही सब सवाल यहाँ रोज़ ही आते हैं। तो लाइकवाइज बजाज फिनसर्व भी थोड़ा समय दे दिए, चल जाएगा, बट थोड़ा समय लेगा, घबराए नहीं एटलीस्ट। कैन वी ऐड CG पावर? अगर आपका टाइम फ्रेम लंबा है तो यू कैन ऐड, अदरवाइज जस्ट वेट एंड वॉच। बट इतना याद रखिए कि थोड़ा अगर और डाउन साइड खुले तो आप पैनिक में ना आए, एटलीस्ट आज के भाव को देख के या गोइंग फॉरवर्ड भाव को देख के। टाटा कॉम एंड USL दोनों सर ऑन होल्ड हैं। टाटा कॉम अगर आपको कॉस्ट के नीचे मिले तो आप ऐड करें, USL भी अगर आपको कॉस्ट के नीचे मिले आप ऐड कर सकते हैं। तो अदरवाइज कंपनी की क्वालिटी को लेकर एटलीस्ट में दोनों में ही मुझे कोई सवाल नहीं दिखता। 1800 करोड़ रुपये का पैट देने वाली कंपनी है टाटा कम्युनिकेशन, 35,000 करोड़ रुपये की मार्केट कैप मिलती है। और इसके नीचे है 700 करोड़ रुपये का पैट देने वाली टाटा एलेक्सी, उसको 47,000 करोड़ की पैट मार्केट कैप मिलती है। इनफैक्ट आप इसको भी छोड़ दीजिए, 900 करोड़ रुपये की यूनाइटेड स्पिरिट ये CG पावर का प्रॉफिट है और इसको 40,000 करोड़ की मार्केट कैप मिलती है, जबकि टाटा कम्युनिकेशन का 1800 करोड़ का प्रॉफिट है और फिर भी उसे 37,000 करोड़ की मार्केट कैप मिलती है। तो वो तो इससे भी अंडर वैल्यूड है। तो आप मतलब टाटा कॉम को तो डीपली अंडर वैल्यू में काउंट करके चल सकते हैं। अगर किसी दिन ब्लास्ट हुआ तो अच्छे से ब्लास्ट हो जाएगा वो। लाइकवाइज यूनाइटेड स्पिरिट्स को थोड़ा समय दीजिए, नंबर्स खुद ही बता देंगे। चलिए, इतने सवालों को शामिल करूंगा। माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे आज हम बातचीत नहीं कर पाए, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछे। आपसे अब कल मुलाकात होगी बुधवार के दिन, और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है। और साथ ही साथ किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। नमस्कार।